तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दयालाल नाम के आदमी को जो कि चोर है और अभी अभी जेल से छूटा है। जेल से छूटते ही अपनी फितरत दिखाते हुए वो फिर से चोरी शुरू कर देता है। पहले चुराता है वो एक मोबाइल और फिर एक बाइक। मोबाइल का सिम फेंक देता है और बाइक का नाम और नंबर प्लेट बदल देता है। अब उसे लंबा हाथ मारना था तो वो चुनता है घर चोरी करने के लिए। छुप छुपा के वो घर के अंदर जाता है तभी उसे खटपट सुनाई देती है। आवाज को सुनते हुए वो उसकी ओर जाता है तो उसे देखने मिलता है कि एक आदमी जंजीर से बंधा पड़ा है। आदमी दया को कुमार नाम से पुकारते हुए कहता कि तुम घर जल्दी क्यों नहीं आते। दया उसका मुंह बंद करता है तो कहता कि तुम तो कुमार नहीं हो। वो कहता कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मुझे अल्जाइमर्स है यानी भूलने की बीमारी। मेरा बेटा मुझे बंद करके चला गया ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। तुम मेरी चैन खोल दो, मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सारे पैसे एटीएम में हैं और एक दिन में इतने ही निकल सकते हैं। दया चैन काट देता है और फिर वो लोग बाइक से जाते हैं एटीएम। आदमी पैसे निकालने जाता है कि तभी दया देखता है कि उसके अकाउंट में तो 25 लाख रुपए हैं। अब वो आदमी को कहीं नहीं जाने देना चाहता था। वो सारे पैसे हड़पने का सोच लेता है। आदमी पैसे दे देता है। दया पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, आपको मैं छोड़ दूं क्या कहीं। आदमी कहता है पलक्कड़ में मेरी बेटी रहती है, पहले अपने दोस्त से मिलने तिरुवन्नामलाई जाना है मुझे, पर तुम मुझे बस स्टॉप ही छोड़ दो। वो लोग जाने लगते हैं तो आदमी कहता कि मेरा बेटा पुलिस में है। दया कहता कि वो आपको परेशान करता है क्या। आदमी कहता है नहीं, मैं पहले भी घर छोड़ चुका हूँ, मुझे ढूंढने में उसे बहुत परेशानी होती है, इसीलिए चैन से बांध करके जाता है। दया उसे कैसे भी मना लेता है उसे अपने साथ चलने के लिए बाइक से ही। रास्ते में दया को सुसु आ जाती है तो वो सुसु करते करते सिगरेट भी सुलगा लेता है। तभी आदमी उसे अपना बेटा कुमार समझ के तमाचा मार देता है कि बाप के सामने सिगरेट पीते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। बेचारा दया कुछ बोल भी नहीं पाता, पैसे जो चाहिए थे। दया फिर से पूछता है कहाँ जा रहे हैं हम। आदमी कहता कि पलक्कड़ जा रहे हैं हम, तुम्हारी बहन कृष्णावेनी के घर। दया समझ जाता है कि ये भूल गए हैं कि पहले क्या बोला था इन्होंने। वो कहता है कि हमें कमरा लेना होगा, पेट्रोल भराना होगा, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। आदमी कहता कि ठीक है एटीएम से निकाल लेंगे। एटीएम आने पे आदमी काट देता है तो दया कहता कि पापा पिन तो बताओ। आदमी को भी पिन याद नहीं आ रहा होता तो अंदाजे से बता देता है जो कि गलत पिन निकलता है। फिर आदमी पिन डालता है तो भी गलत ही बताता है। दया खुद को शांत करते हुए कहता कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, उसी से काम चला लेंगे अभी। दया ने जिसकी बाइक चुराई थी वो पुलिस थाने जाके कंप्लेन करा देता है। दया के पूछने पर आदमी बताता है कि उसका नाम वेलायुधम पिल्लाई है। जब मुझे ज्यादा तनाव होता है तो मैं भूल जाता हूँ कुछ चीजें, नाम थोड़ा लंबा है तो हम उन्हें अंकल ही कहेंगे। दया उसे एक डायरी पकड़ाते हुए कहता कि इसमें मैंने अपना नाम और नंबर लिख दिया है, इसे अपने पास ही रखिएगा। अंकल कहते हैं मुझे 1,000 रुपए दे दो, मुझे दवाइयाँ लेनी है। दया पैसे दे देता है और वो चले जाते हैं दवाई लेने। तो दया अपने दोस्त गणेश को फोन लगाता है। काफी टाइम बीतने के बाद भी जब वो वापस नहीं आते तो वो उन्हें ढूंढने लगता है। तभी दया देखता है कि वो बस में चढ़ गए हैं तो वो भी चढ़ जाता है। अंकल उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं तो पब्लिक शक करने लगती है दया पर। दया बताता है कि वो उसके पिता हैं, इन्हें भूलने की बीमारी है, तो तब लोग जाने देते हैं। दया उन्हें अपनी बाइक पे बैठा के फिर से निकल लेता है। दया ही सब खर्चे उठा रहा था क्योंकि उन्हें तो अपना पिन याद ही नहीं आ रहा था। दया जानबूझ के अपनी बाइक बकरी के झुंड में घुसा देता है जिससे कि एक बकरी घायल हो जाती है। तो गांव वालों ने रोक लेते हैं और पैसे मांगते हैं 3,000 रुपए। दया कहता कि अब तो आपको ही पैसे देने होंगे क्योंकि मेरे पैसे तो खर्च हो चुके हैं। अंकल कार्ड दे देते हैं फिर से तुक्के में पिन बता के। दया पैसे निकालने जाता है तो पिन तो सही निकलता है इस बार, पर देखता है कि उसमें तो बस 8,000 हैं। सोच में पड़ जाता है वो कि सारे पैसे गए कहाँ। 3,000 ही लिए उदास मुंह लिए वो वापस आता है तो गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम पुलिस वाले हो, पहले बताना चाहिए था ना, तो हम कुछ कहते ही नहीं, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, जाओ आप लोग। दया कार्ड रखने को देता है तभी वो देखता है कि अंकल के पास 2-2 कार्ड हैं, मतलब दूसरे कार्ड में पैसे हैं। फिर से मन खिलखिला उठता है उसका, बस दिखाता नहीं। सफर करते करते वो लोग एक गांव पहुंच जाते हैं तो अंकल रुकने को कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ शायद मेरे पुराने दोस्त सुब्रमण्यम का घर है, तुम उसके घर का पता करो, अगर मिल गया तो आज रात उसी के यहाँ रुक जाएंगे। दया जाता है पता करने तो जो डिटेल अंकल ने दी थी उस हिसाब से सुब्रमण्यम नहीं श्रीनिवासन नाम का कोई आदमी रहता है इस गाँव में। वो दोनों कमरा ले लेते हैं रहने के लिए। फ्रेश होकर अंकल पीने का माहौल बना लेते हैं। दया गणेश नाम के अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है। वो कहता कि मैं उसके कार्ड्स की फोटो भेजूंगा तुम्हें, तुम उसका डुप्लीकेट बनवा दो। तिरुवन्नामलाई पहुंचने से पहले मैं पिन का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अब दोनों पीने बैठते हैं। अंकल अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो फिल्म देखने जाते थे पिताजी से छुप छुपा कर। फिर दया से कहते हैं कि अब अपनी भी कोई कहानी सुनाओ। दया बताता है कि जब मैं छोटा था मुझे जूते पहनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए कभी खरीद नहीं पाई, पापा थे नहीं मेरे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे जूते दिलवा दो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि
ये सब करने से कुछ नहीं होता, खुद को जो चाहिए वो खुद ही लेना पड़ता है, बाद में भगवान से माफी मांग लो, बस ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अंकल पूछते हैं कि नौकरी वगैरह नहीं की क्या कभी? इससे पहले मैं एमएलए के रिश्तेदार का ड्राइवर था, थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था इसलिए काम से निकाल दिया। अंकल कहते कि तुमने चोरी वोरी की थी क्या? दया कहता कि चोरी शब्द ही सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं तो बस लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, एक बार अगर लूट लिया तो वो ज्यादा होशियार हो जाते हैं, तो जो उनसे लेता हूँ उसे मेरी फीस कहनी चाहिए, चोरी नहीं। अब अगले दिन कैसे भी करके दया चालाकी से कार्ड्स की फोटो खींच के गणेश को भेज देता है। गणेश ने कहा था कि उसे मेरे पास लेके आ जाओ, तो दया रास्ता बदल देता है। तो अंकल कहता है कि हम तिरुवन्नमलई नहीं जा रहे हैं क्या? दया कहता कि हम तो वहाँ जाके आ चुके हैं, अब हम आपकी बेटी के यहाँ जा रहे हैं, शायद आप भूल गए हैं सब। अंकल कहते कि मैं तो वहाँ अपने साले चारी से मिलने गया था, मेन कारण ये था कि मुझे उससे 25 लाख रुपए लेने थे, अगर हम होके आ गए हैं तो सारे पैसे कहाँ गए? दया का दिमाग टनकता है कि मतलब टोटल 50 लाख मिलेंगे मुझे। वो कहता है अरे आपने गलत सुन लिया, अभी नहीं गए हैं, अब जा रहे हैं, लगता है आपकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तभी आप भूल गए। बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई के बहाने वो लोग एक जगह रुकते हैं, वहीं पर गणेश का आदमी दया को डुप्लीकेट कार्ड्स पकड़ा जाता है। दया जब अंकल के पास वापस गया तो देखा कि कुछ लोग उनसे लड़ रहे हैं, पता चलता है कि उन्होंने उन लोगों के साथ 10,000 का जुआ खेल डाला जो कि वो हार गए। अंकल कहते हैं कुमार इनके मुंह पे पैसे मारो और चलो यहाँ से। अंकल गोलमाल के भूला हो गए थे। दया कैसे भी करके सिचुएशन को हैंडल करते हुए वहां से अंकल को लेकर निकल लेता है। अब ये लोग तिरुवन्नमलई पहुंच जाते हैं और जाते हैं अंकल के साले से मिलने। अंकल कहते हैं तुमने मुझसे कहा था ना कि भूलना भी एक तरह का वरदान होता है, अपने चाहने वालों और करीबियों को भूलना अलग है और खुद को भूल जाना बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है। जिंदगी मेमोरीज से भरी होती है, जब मेमोरीज ही नहीं रहेंगी तो जिंदगी का फायदा क्या? अब चारी उनसे मिलने आता है। गणेश कॉल पे कॉल करे जा रहा था ये पूछने के लिए कि पिन मिला या नहीं। दया कहता कि मैं ना तो जबरदस्ती कर सकता हूँ ना ही उन्हें जाने दे सकता हूँ क्योंकि पैसे उनके ही पास हैं। चारी दया को बताते हैं कि वेलायुद्धम के अपने कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चों को गोद लिया है, ये बात तुम उससे मत कहना। इससे दया को समझ आता है कि अंकल कितने अच्छे इंसान हैं। दया अंकल से पूछता है कि पैसे मिले या नहीं, तो अंकल कहता कि वो तो उसने अकाउंट में ही डलवा दिए थे पिछले हफ्ते ही, मैं ही भूल गया था। मतलब दया का इतना हाथ पैर मारने का कोई मतलब नहीं निकला और 50 नहीं 25 लाख ही हैं सिर्फ। अब ये काम तो हो गया तो ये लोग एक आश्रम में रुकते हैं। अंकल कहते हैं कि सब कुछ भूलने से पहले मुझे किसी से माफी मांगनी है, वो मेरा दोस्त है जिसका सामना कर पाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, उसका फोन नंबर मिल जाता तो सही रहता लेकिन शायद तुमसे हो नहीं पाएगा, तो छोड़ो जाने दो। दया कहता कि मैं आपके लिए इतना तो कर ही दूंगा, जिसका नंबर निकलवाना था वो बहुत बड़ा आदमी था तो नंबर मिलना मुश्किल था, पर दया कैसे भी जुगाड़ करके नंबर निकाल ही लेता है। दया के पूछने पर अंकल कहते कि बात हो गई मेरी, अब उसके और मेरे बीच सब सही हो गया है। अब हम देखते हैं कि अंकल के घर पर पुलिस पहुंच जाती है। किसी मणि कायावेल नाम के आदमी का खून हुआ है उस घर में। इस केस के इंचार्ज हैं लेडी पुलिस ऑफिसर फरीदा। मरने से 40 मिनट पहले उसने फोन पे बात की थी। वारदात की अगली रात को सेम IMEI नंबर से 2 कॉल्स और की गई एक ही नंबर पर। जिसको कॉल किया वो नंबर श्रीनिवासन नाम के आदमी का है जिसका खून हो चुका है। कल रात तीसरी कॉल तिरुवन्नमलई से किसी को की गई है जिसका नाम श्रीधर है और वो भी लापता है। अब श्रीधर की भी लाश मिल जाती है नदी किनारे। श्रीधर वही था जिसका नंबर निकलवाया था अंकल ने दया की मदद से। पुलिस का मानना था कि जिसने बाइक चोरी की है शायद वही खूनी है। अब अंकल और दया को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। दोनों अब ट्रिप को एंजॉय करने लगे थे। अब वो लोग फिर से रूम लेते हैं और अब वहाँ गणेश भी आ जाता है। पीने का माहौल बनता है तो हम देखते हैं कि अंकल इन दोनों की ड्रिंक्स में कुछ मिला रहे हैं। बाहर नाच गाना हो रहा था तो पीने के बाद ये लोग वहाँ जाते हैं। फिर जब ये लोग बिजी हो जाते हैं तो अंकल वापस आते हैं कमरे में। अंकल के पास बहुत सारे सिम कार्ड्स थे। अंकल एक सिम डालकर शिवा सेल्वम नाम के आदमी को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मधुमिता याद है कि नहीं, 1 घंटे में मुझसे आकर मिलो। गणेश और दया कुछ बात कर रहे थे जिसमें फोन फेंकने की बात चलती है। अंकल कहते कि फोन क्यों फेंका, सिम निकाल के फेंक देते ना सिर्फ। गणेश कहता कि सिम भले निकाल दो, फिर भी पुलिस फोन के IEMI नंबर से आपके लोकेशन का पता लगा सकती है जब नया सिम डालोगे तो भी। गणेश और दया की दोस्ती जेल में हुई थी। बेहोशी की दवा मिलाई थी अंकल ने इन दोनों की ड्रिंक्स में तो वो बेहोश हो जाते हैं। अब वो जाते हैं शिवा सेल्वम से मिलने। पुलिस जिस मोबाइल को ट्रैक कर रही थी वो वही मोबाइल था जो अंकल इस्तेमाल कर रहे थे। जब अंकल ने सेल्वम को फोन किया तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब सेल्वम आता है अंकल से मिलने। सेल्वम कहता कि जो हुआ वो बहुत पहले की बात है, तो अब तुम कहाँ से आ गए उस बात को लेके। अंकल उसे खूब पीटते हैं और पूछते हैं कि कितने साल पहले हुआ था और उसे छोड़कर और कितनी थी। सेल्वम कहता कि 2 साल पहले हुआ था और उसके अलावा और
कोई नहीं था। अंकल उसके फोन से मधुमिता की माँ को फोन करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम अपना नाम बताओ, अगर वो भूल गई होंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेल्वम कहता है कि मैं मधुमिता का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। माँ तुरंत फोन काट देती हैं। अंकल कहते हैं एक शिक्षक ईश्वर के समान होता है, वो जो भी बोलता है बच्चे विश्वास करते हैं। तुम्हारे साथ कोई और भी था, उसका नाम बताओ। सेल्वम अरुण नाम बताता है। अंकल हथौड़े से उसकी खोपड़ी फोड़ उसे मार डालते हैं। पुलिस को लोकेशन मिल गई थी, लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक सेल्वम मारा जा चुका था। अंकल फिर अपना फोन फेंक देते हैं। फिर सुबह नाटक करते हैं कि मैं टहलने गया था, तभी चोर ने मेरा फोन चोरी कर लिया। अंकल गणेश को भूल गए थे तो कुमार से पूछते हैं तो दया कहता कि मेरे स्कूल का दोस्त है वो। पुलिस ऑफिसर फरीदा पहुंच जाती हैं मधुमिता के घर। मधुमिता की माँ बताती हैं कि सेल्वम टीचर की तरह बिल्कुल बर्ताव नहीं करता था। उसने मधु का वीडियो निकाला और उसे ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दे रहा था। वो मुझसे दूसरे स्कूल जाने की जिद करती थी, पर मुझे नहीं पता था उस वक्त कुछ भी, तो उसे डांट देती थी। वो कमीना वहीं नहीं रुका, उसने मेरी बेटी को दूसरे आदमी के पास भेजा। वो उसे परेशान करता रहा। उसने कहा कि मधु अपनी किसी दोस्त को भी लेकर आए। उस छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि उसकी दोस्त धनिया भी इस जाल में फंस जाएगी। एक दिन पुलिस धनिया के बारे में पूछताछ करने आई, तब मधु ने मुझे सब कुछ बताया। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल था, मैं कुछ नहीं सोच पाई। मैंने उसे चुप रहने को कहा और कहा कि उसकी दोस्त भी वापस आ जाएगी। बच्चों को अपनी गलती मानने के लिए बहुत हिम्मत रखनी चाहिए। उन्हें अपने परिवार पर पूरी तरह भरोसा होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो हम पर भरोसा करें, वरना परिवार का मतलब ही क्या। एक एनजीओ में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी की काउंसलिंग की। उन्होंने मेरी बेटी के केस में पूरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बेटी की काउंसलिंग बंद कर दी। मैं डर गई थी कि मेरे पति क्या कहेंगे। मेरी बेटी की मौत का कारण सिर्फ शिवा सेल्वम ही नहीं है। खुद की जान देने से पहले मधु ने एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने सबका नाम लिखा था जिन्होंने उसके और उसकी दोस्त के साथ गलत किया। उस लेटर से पुलिस को भी पता चल जाता है कि अगला टारगेट अरुण हो सकता है। अरुण कौन है ये नहीं पता था अभी। माँ कहती हैं मुझे नहीं पता इन सबको किसने मारा। मुझे लगा था कि ईश्वर है ही नहीं, पर अब लग रहा है कि है। अब दया अंकल को ले जाता है अपने घर और अपनी माँ से मिलवाता है। दया माँ को बता देता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है। वो मुझे अपना बेटा कुमार समझते हैं। अंकल को शादी की फोटो दिखती है जिस पर शादी की तारीख लिखी थी। अंकल की भी शादी उसी दिन हुई थी और उसी दिन उनकी पत्नी का जन्मदिन भी होता है। अब हमें दिखाया जाता है अंकल की फैमिली को, जिसमें है कुमार और कृष्णा वेनी और उसका पति। अंकल आंटी अकेले ही रहते थे। त्योहारों में वो लोग आ जाया करते थे। आंटी एनजीओ में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। वो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं। उन्होंने ही मधु की काउंसलिंग की थी। अब एक दिन अंकल देखते हैं कि आंटी नाश्ता बना रही हैं। नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के 2 बजे उठ के बना रही थी। पता चलता है कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, जो कि अब धीरे धीरे और बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। मतलब असल में भूलने की बीमारी अंकल को नहीं आंटी को थी। अंकल तो बस दया के सामने एक्टिंग कर रहे थे। अब वर्तमान में ये दोनों निकल जाते हैं पलक्कड़ की ओर अंकल की बेटी के पास जाने के लिए। अंकल के साथ रहते रहते इतनी अच्छाइयां देख के उसने मन बना लिया था कि वो चोरी करना छोड़ देगा। माँ तभी दया को फोन करके बताती हैं कि भगवान की फोटो के पास एक चेक मिला है जिसमें तेरा नाम है और 10 लाख रुपए लिखे हैं। चेक अंकल ने रखा था। अंकल समझ गए थे कि दया भले चोर है पर बुरा इंसान तो बिल्कुल नहीं है। दया काफी इमोशनल हो जाता है कि कितने अच्छे हैं ये अंकल और मैं इन्हें लूटने में पड़ा हुआ हूँ। जिस आदमी से दया ने सुब्रमण्यम के बारे में पूछा था, पुलिस उसके पास पहुंच जाती है और फिर उसकी मदद से दया का स्केच बन जाता है और वो लोग फिर से कमरा लेते हैं और फिर माहौल बनता है पीने खाने का। अंकल ने अरुण को मैसेज किया था तो अब उसका रिप्लाई आ गया था। अंकल बाथरूम में जाके उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने लगते हैं। तभी डिलीवरी वाला आता है खाना लेके, तो दया अंकल के पर्स से पैसे निकालने लगता है। तभी उससे खूब सारे सिम गिरते हैं। दया का दिमाग टनकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अंकल के बाहर आने पर दया जाता है फ्रेश होने। फिर दोनों पीने बैठते हैं। फिर माँ को कॉल करने के बहाने से वो बाहर जाता है। नहाने जाने से पहले उसने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, तो उसको देखने मिलता है कि अंकल ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था जो कि वो पी भी गया। वो जबरदस्ती उल्टी करता है। फिर दया को अब यकीन हो जाता है कि अंकल इतने भी सीधे नहीं है जितने वो दिख रहे हैं। खिलाड़ी आदमी है वो। अंकल के बाथरूम जाते ही वो उनका मोबाइल खोल के व्हाट्सएप खोलता है तो पहला मैसेज अरुण का पड़ा हुआ था। अंकल ने रिकॉर्डिंग में बताया था कि वो दुबई से आए हैं। सेल्वम ने उसका नंबर दिया है। वो छोटी लड़की की डिमांड कर रहे थे। दया को समझ आता है कि अंकल छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का गंदा काम करते हैं। अंकल के प्लान के हिसाब से दया बेहोश होने की एक्टिंग करता है तो अब अंकल निकल जाते हैं। डोर लॉक करके गए थे पर दया चोर था तो कैसे भी खोल लेता है और उनका पीछा करता है। अंकल ने अरुण को मिलने बुलाया था तो वो वेट कर रहे थे उसका, पर वो आया नहीं। अंकल के होटल पहुंचने से पहले दया पहुंच जाता है और फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है।
कहानी पीछे जाती है। आंटी उन बच्चियों का साथ देती थी जिनके साथ दुष्कर्म होता था। ऐसे ही एक केस में सुनवाई के दौरान उन्हें कटघरे में बुलाया जाता है। वो अपना नाम ही भूल जाती हैं और जो दोषी था वो भी नहीं याद था उनको। अब एक दिन आंटी अपने पति को ही भूल जाती हैं और उन्हें पुलिस ऑफिसर समझ बैठती हैं। वो अंकल को डायरी पकड़ाते हुए कहती हैं कि इस डायरी में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इन बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, इन गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना है, उन्हें मार डालना है। इस तरह के लोगों को जीना नहीं चाहिए, मरना चाहिए। अंकल उसी किरदार में रहकर कहते हैं कि हो जाएगा मैडम। आंटी कहती कि मेरे पति बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अंकल कहते कि रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ उनको। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर बाहर जाके वो फूट फूट के रोते हैं। एक दिन अंकल काम से जब घर आते हैं तो देखते हैं कि आंटी ने अपनी नस काट के खुद की जान दे दी है। शायद वो बोझ या परेशानी नहीं बनना चाहती थी अंकल के लिए, इसलिए खुद को खत्म कर दिया। अंकल के मन में वही बात रह जाती है कि आंटी ने उनसे कहा था कि इन गुनहगारों को खत्म करना है। अंकल ने इसी चीज को अपना मिशन बना लिया और फिर लग गए उन सबको खत्म करने में जिन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत किया हो। दया ने गणेश को बुला लिया और उसे सब बता दिया। दया कहता है कि मैं भले बुरा इंसान हूँ पर इसके जैसा बुरा तो बिल्कुल नहीं हूँ। गणेश कहता कि ऐसे आदमी से तो पैसे लेना ही चाहिए, उसे कोई भूलने की बीमारी भी नहीं है। ऐसा करो, तुमसे मेरे फार्म हाउस ले आओ। दया अंकल से कहता कि हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, वहाँ जम के पार्टी करेंगे, फिर आप अपनी बेटी के घर चले जाना। गणेश चरपहिया से आया था तो वो अंकल को अपने पास ही बैठा लेता है और दया आ रहा होता है अपनी बाइक से। पुलिस को दया के बारे में पता चल चुका था तो अब उसकी लोकेशन ट्रेस करी जा रही होती है। अंकल को गाड़ी में कुछ दिखता है। वो अरुण की डीपी खोलते हैं तो उसमें जोकर वाला हैंगिंग डेकोरेशन दिखता है। वही सेम चीज गणेश की गाड़ी पर लटकी हुई थी। उस दिन अंकल ने जब अरुण को मिलने बुलाया था, मिलने तो वो आया नहीं, दरअसल वो आया था पर अंकल के सामने नहीं आया, जो कि था गणेश ही। यानी गणेश जानता था कि अंकल ही हैं वो आदमी जिन्होंने उसे मैसेज किया था। अब दोनों फार्म हाउस पहुंच जाते हैं तो अंकल अरुण को कॉल करते हैं तो गणेश का ही फोन बजता है। अब पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि गणेश ही अरुण है। गणेश कहता है मेरे लिए वो लड़कियां आम की तरह हैं, कच्चा हो या पक्का मजे से खाता हूँ और असली मजा तो कच्चा आम ही खाने में आता है। धनिया तो सिंगापुर पहुँच गई है। अंकल कहते हैं तुम बहुत ही नीच आदमी हो, क्या दया जानता है ये सब? गणेश कहता कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। गणेश अंकल को मारने लगता है तो अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ आ जाता है दया तो गणेश अंकल का हाथ मुंह बांध देता है ताकि कुछ बोले ना। दया से कहता है कि लो मार दो इसे। दया उनका मुंह खोल देता है। यहाँ पता चलता है कि अंकल जब गणेश से बात कर रहे थे तो उन्होंने दया को कॉल लगा दी थी तो उसने सब सुन लिया था। अब दया और गणेश के बीच लड़ाई होती है। अंकल गणेश के पेट में सरिया घोंप उसे मार देते हैं। दया के फोन की लोकेशन ट्रैक कर पुलिस आ जाती है वहाँ और दोनों को पकड़ लेती है। केस कोर्ट में जाता है तो अंकल से पूछा जाता है कि आपने इन सबका खून क्यों किया? माना कि उन्होंने गलत किया था पर आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? अंकल कहते हैं ऐसे लोग छोटी बच्चियों के साथ गलत करके खुश होते हैं, मुझे उनको मार के खुशी मिलती है। मेरी पत्नी इस दुख में चली गई, मैं जाने से पहले 3-4 काम अच्छे करना चाहता हूँ जो कि मैंने कर भी दिए हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं अपना आखिरी दिन वृद्ध आश्रम में बिताना चाहता हूँ। फैसला अगले हफ्ते सुनाने को कह दिया जाता है। ऑफिसर फरीदा अंकल को लड्डू खिलाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को बेटी हुई है, सोचा सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं। कानून के नजर में भले गलत थे अंकल पर बाकी सभी की नजरों में वो भगवान समान हो गए थे। धन्या के माता पिता और मधुमिता की माँ अंकल को शुक्रिया कहती हैं। पुलिस ने धन्या का पता लगा लिया था और उसे वापस भी ले आए। हमें देखने मिलता है कि गणेश को अंकल ने नहीं मारा, दया ने मारा था। अंकल नहीं चाहते थे कि दया जेल की सजा काटे, इसलिए सब इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। पब्लिक डिमांड कर रही थी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। दया कहता है कि आपका एटीएम पिन है 1704, आप चाहे सब भूल जाएं पर ये नहीं भूल सकते क्योंकि ये आपकी शादी की तारीख है और आपकी पत्नी का जन्मदिन भी तो होता है इस दिन। दया को कभी पिता का प्यार न मिला। इस सफर में अंकल के साथ इतना टाइम बिताने के बाद अब वही उसके लिए पिता समान हो गए थे। दया पूछता है कि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आप चैन से बंधे थे, तो ये कैसे हुआ? अंकल तब अपना पहला खून करने गए थे, जिसका खून करना था उसने उन्हें पकड़ कर चैन से बांध दिया। वो भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म ही करता था। अंकल ने उस चैन से ही जकड़ के उस आदमी को मार डाला। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई थी तो उन्होंने उस आदमी की लाश को बेड के नीचे छुपा दिया। फिर वहाँ दया आया और फिर उन्होंने शुरू किया भूलने का नाटक। यानी कि जिस घर पे अंकल मिले वो उनका नहीं, उसका घर था जिसका खून किया उन्होंने। यहीं से कहानी शुरू हुई और फिर इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत देखकर लगा कि फिल्म कॉमेडी मोमेंट से भरी होगी, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी ने जो मोड़ लिया वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। फिल्म की कहानी काफी अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, जिससे कि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि इसका एंड क्या होगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि स्कूल्स में ऐसे टीचर्स बहुत होते हैं जिनकी बच्चों पर गंदी नजर होती है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी शिकार बनते हैं इनकी हवस का। तो इस चीज को झुटला नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता है। बात ये भी है कि हमने ऐसा माहौल बना रखा है कि बच्चे कभी अपने घर पे कुछ बता ही नहीं पाते। परिवार में कोई एक तो होना ही चाहिए जिससे बच्चा अपनी हर बात शेयर कर पाए। गलती ये की जाती है कि जब बच्चा कुछ बताता है तो हम उसको घर पे ही बैठा देते हैं, उस पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। घर पे कैद हो जाने के डर से बच्चा कुछ बताता ही नहीं। फिर घर पे बच्चा अपने साथ हो रहे गलत को रोकना चाहता है, खुद को सजा नहीं देना चाहता। गलत तो हर जगह है, सब कुछ गलत है। आप किसी को बंद करके उसके साथ सही नहीं कर रहे, वो भी गलत ही कहलाता है। आप अपने बच्चे को घर में कैद रखने के बजाय उससे ये कहिए कि तुम करो जो करना चाहते हो, जब कुछ गलत होगा तो हम हैं तुम्हारे साथ। उसे इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो गलत के खिलाफ खड़ा हो सके। उसे शर्म ना आए कि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे या परिवार क्या करेगा। आप उसकी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। मूवी में मुझे एक चीज समझ नहीं आई। दया का फोन तो चोरी का था, तो फिर पुलिस उसका फोन कैसे ट्रेस कर ले रही थी? क्या पुलिस उस आदमी तक पहुंच गई थी जिसका फोन चुराया था दया ने? ये बताया नहीं। फिल्म में इन दोनों की जर्नी दिखाई गई और उस जर्नी में दोनों का बॉन्ड बनते देखना काफी अच्छा लगता है। एक्टिंग की बात की जाए तो फहद फाजिल और वेडी वल्लू दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। वेडी वल्लू ज्यादातर कॉमेडी करते नजर आते हैं, पर इस फिल्म में उन्होंने वेलायुधम का किरदार काफी अच्छे से निभाया है और बाकी सह कलाकारों का काम भी बढ़िया ही देखने मिला। अब और कुछ कहने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।